देखो बेटा, आज हम करेंगे ब्लोच थ्योरम की क्रोलरी। इसमें ये क्या कहता है कि लेट एफ कोई भी एनालिटिक फंक्शन है ऑन द रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ दिस बॉल। उसमें क्या था, उसमें ये जो B0R दे रखा है, यहाँ पे D डिस्क दे रखी थी, यूनिट डिस्क। समझ आ गया। और उसके क्लोजर को रीजन क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था। इसमें बस डिस्क की जगह पे B दे रखा है। यदि डिस्क की जगह पे B0R दे रखा है तो देयरफॉर ये कहता है कि एफ ऑफ B0R कंटेन करेगा किसके डिस्क को, डिस्क ऑफ द रेडियस, इस रेडियस की डिस्क को कंटेन करेगा। यानी इतनी रेडियस, ये जो ये है, ये पूरी रेडियस है। क्लियर। इस रेडियस की डिस्क को क्या करेगा, ये कंटेन करेगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो इसके लिए अब इसमें ये कहता है बेटा कि इफ़ F0 इजकल टू 0, यदि F'0 इजकल टू 0 हो जाए तो इसकी रेडियस 0 हो जाएगी और 0 इसके अंदर कंटेन है। समझ आ गई बात। तो हमें कोई भी रिजल्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 रेडियस होते ही तो 0 ही पॉइंट बन गया। तो 0 इसके अंदर क्या है, बिलोंग करता है। तो देयरफॉर ये इसके अंदर कंटेन हो गई, तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहता है कि मान लें कि F'0 0 के इक्वल नहीं है, तो हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लेंगे GZ। कैसा कि FRZ माइनस का F(0) डिवाइडेड बाई R F'0। ठीक है, हमने ये फंक्शन क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। ये अज्यूम किया है, लेट सपोज किया, कंसीडर द फंक्शन सपोज किया है। अब देखो ध्यान से, ये 0 नहीं है तो इसका मतलब कि दिस इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। F फंक्शन एनालिटिक है तो देयरफॉर G भी क्या रहा, एनालिटिक रहा। क्योंकि G एनालिटिक तभी नहीं होता तब ये डिनोमिनेटर 0 होता। डिनोमिनेटर 0 है नहीं तो देयरफॉर G भी क्या रहा, एनालिटिक रहा। ऑन ए रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ दिस। समझ आ गया। इस बॉल के क्लोजर को कंटेन करने वाले रीजन के ऊपर क्या रहा, फंक्शन एनालिटिक रहा। अब G0 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, देखो G0 यानी यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, F0 की वैल्यू 0 है। तो F0 इज 0, F0 इज 0, तो 0 माइनस का 0, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे G'0 इजकल टू 1 होगा। क्यों होगा, G' जैसे कि इसका डेरिवेटिव करो Z के रिस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा R आगे और F'(RZ). अब यहाँ पे 0 पुट करो तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। F'0 से F'0 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास क्या बचेगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। ये सारा कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1। तो ये कहता है जी ने क्या कर दी, ब्लोच थ्योरम की सारी कंडीशन कंप्लीट कर दी। देखो ये डिस्क D आ गई, D यूनिट डिस्क थी ना, यहाँ पे भी तो D यूनिट, यहाँ पे जो ये बॉल है ये भी तो D ही है। क्लियर होगी बात। तो G एनालिटिक हो गया इस रीजन के अंदर जिसके अंदर ये बॉल यानी यूनिट डिस्क कंटेन है। G0 की वैल्यू भी 0 आती है, G'0 की वैल्यू 1 आती है। ब्लोच थ्योरम की सारी कंडीशन G ने पूरी कर दी। तो देयरफॉर ब्लोच थ्योरम से रिजल्ट क्या था कि एक ऐसी बॉल जिसकी रेडियस 1/72 हो वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, GB01 के अंदर कंटेन हो जाएगी। समझ आ गया, फॉर सम ए के लिए। तो ये स्टार रिजल्ट ब्लोच थ्योरम से आ गया। उसके बाद देखो ये कहता है कि अब हम क्लेम करेंगे कि इस टाइप की बॉल है यानी इतने रेडियस की बॉल है, इस बॉल के अंदर, इस रीजन के अंदर कंटेन है। तो ये इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें से कोई एलिमेंट। तो इसमें से W नाम का एलिमेंट ले लिया। यदि W इस बॉल में है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस उसके रेडियस से क्या होगी, कम होगी। समझ आ गया। अब यहाँ पे FAR की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, G से निकालेंगे। देखो यहाँ से G ऑफ A की वैल्यू क्या थी, FRA। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से GZ ऐसे डिफाइन किया था। Z की जगह पे A पुट कर दो, Z की जगह पे A पुट कर दो और Z की जगह पे A पुट करो तो ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी। तो ये उधर जा कर के मल्टीप्लाई में, इधर जा कर के एडिशन में। तो दिस मल्टीप्लाई और एडिशन ऑफ F(0). समझ आ गया। अब FAR की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। अब हम कहाँ पुट कर देंगे, FAR की वैल्यू ये आ गई तो इस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो W माइनस का और FAR की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे पुट कर दी। लेस देन किससे आ गई, 1/72 R F'0 से। अब ये कहता है कि नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड R F'0। अब इससे डिवाइड करवा दो इधर की साइड,
इससे, इस क्वांटिटी से इधर की साइड डिवाइड करवा दूँ तो W बाई दिस आ जाएगा, F0 बाई दिस आ जाएगा, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, G ऑफ A बचेगा। अब देखो ध्यान से, G ऑफ A से इस एलिमेंट की डिस्टेंस 1/72 से कम है, यानी ये तो कर रहा रेडियस का काम, ये कर रहा सेंटर का काम, और ये कर रहा पॉइंट का काम। तो देयरफॉर ये कहता है कि इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, GZ, यानी ये क्या होगा, जनरल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्लोच थ्योरम से हमने क्या दिखा दिया कि ये इसके अंदर कंटेन है, तो ये इसके अंदर कंटेन है, तो ये कहता है कि हमारे पास कोई ना कोई, मतलब कि इसकी G ऑफ A से किसी पॉइंट की सेंटर से G ऑफ A इसका क्या है, सेंटर है, और किसी पॉइंट की G ऑफ A से डिस्टेंस यदि 1/72 से कम आती है तो वो पॉइंट किसका होता है, G ऑफ बॉल का। यानी यहाँ पे कोई हमें Z मिलेगा B01 से हमें Z मिलेगा, सच दैट कि GZ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, GZ की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, GZ की वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी W डिवाइडेड बाई RF-0 माइनस ऑफ दिस, ये GZ का काम करेगा, क्योंकि इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 1/72 से कम है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के उधर ले गए, और यहाँ से हमने क्या निकाल ली, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दी। F0 से क्या हो जाएगा, F0 कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू दिस आ जाएगा, जहाँ पे RZ का मोड, R का मोड और Z का मोड। अब Z कहाँ से लिया था, देखो ध्यान से, Z मैंने कहा था, Z कहाँ से लिया था बेटा, Z इस बॉल से लिया था, इसका मतलब कि मोड ऑफ Z इज लेस देन किससे है, 1 से। क्लियर हुई बात? तो मोड ऑफ Z इज लेस देन 1 हुआ, तो देयरफॉर इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन किससे हुई, R से। तो ये जो पॉइंट आया, ये इसका, इस बॉल का हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इस पॉइंट की 0 से डिस्टेंस क्या हुई, इसके रेडियस से कम हुई, तो देयरफॉर ये इस बॉल का पॉइंट हुआ। तो RZ किसका पॉइंट हुआ, इस बॉल का पॉइंट हुआ। तो देयरफॉर ये W होगा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, F ऑफ BAR से बिलोंग करेगा। समझ आ गया? अब उठाया था कहाँ से, इसमें से पहुँच गया इसमें, तो ये कंटेन हो गया इसके अंदर। अब उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है, ये कहता है कि लेट phi be a set of all function of analytic on a region containing the closure of disk। ये कहता है कि phi हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया। कैसा सेट लिया बेटा, उन सभी एनालिटिक फंक्शन का सेट लिया है जो किसके ऊपर एनालिटिक है, एक ऐसे रीजन के ऊपर एनालिटिक है जिस रीजन के अंदर क्या पड़ी है, ये डी डिस्क, क्लोजर ऑफ डी क्या करता है, उसके अंदर कंटेन होता है। दोबारा पढ़ लो, phi be the set of all function एनालिटिक, यानी phi क्या है, उन सभी एनालिटिक फंक्शन का क्या है, सेट है। किसके ऊपर एनालिटिक है, एक ऐसे रीजन के ऊपर एनालिटिक है जो रीजन क्या करते हों, इस D के क्लोजर को कंटेन करते हों। और जो ये F है वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई, मतलब कि उन सभी फंक्शन की 0 के ऊपर 0 वैल्यू आती है और उसके डेरिवेटिव की 0 के ऊपर 1 वैल्यू आती है। उन सभी फंक्शन की 0 के ऊपर 0 वैल्यू देंगे वो, और उसके डेरिवेटिव 0 के ऊपर 1 वैल्यू देंगे। फॉर ईच F इन फाई, तो ये कहता कि बीटा F बी द सुप्रीमम ऑफ ऑल नंबर R। ये कहता कि बीटा F क्या है, उन सभी रेडियस में सुप्रीमम तो सबसे बड़ी वैल्यू। क्लियर? उन सभी रेडियस में सबसे सुप्रीमम वैल्यू बीटा F है, सच दैट कि देयर एग्जिस्ट ए डिस्क S इन D, कि सच दैट कि आपके पास एक डिस्क आ जाए S जो किसके अंदर कंटेन हो, D के अंदर कंटेन हो, ऑन विच F इज क्या हो, उस डिस्क के ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सच दैट FS किसको कंटेन करे और FS किसको कंटेन करे, डिस्क ऑफ रेडियस R को क्या करे, वो कंटेन करे। क्लियर? यानी जितने भी R आपके पास ऐसे ऐसे आएंगे उन सभी रेडियस में क्या होगी, सुप्रीम वैल्यू को हमने क्या कहा है, बीटा F कहा है। जितने भी रेडियस ऐसे ऐसे आपके पास आएंगे तो उन सभी में सुप्रीम वैल्यू क्या है, बीटा F है। क्लियर हो गया? तो बीटा F उन सभी रेडियस में क्या है, सबसे बड़ी, यानी सुप्रीमम वैल्यू है। और हमें पता है एक ऐसी रेडियस हम निकाल चुके हैं ब्लोच थ्योरम से। कौन सी रेडियस निकाल चुके हैं बेटा, देखो ये रेडियस निकाली थी ना हमने कि
एफ एस क्या करेगा, इतने रेडियस की बॉल को क्या करेगा, कंटेन करेगा, इतने रेडियस की बॉल को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो इसका मतलब कि ये भी उन्हीं आर में से कोई ना कोई एक वैल्यू है, ये है एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे बीटा एफ क्या लिया हमने, सुप्रीमम। तो देयरफॉर सुप्रीमम वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हो सकता यही सुप्रीमम हो सकता कोई और हो, कोई और होगी तो बड़ी आ जाएगी और यही होगी तो इक्वल टू आ जाएगी। उसके बाद है बेटा ब्लोच कॉन्स्टेंट्स। ब्लोच कॉन्स्टेंट क्या है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक बी सेट डिफाइन कर लिया, बी सेट क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। बी सेट कैसा सेट है, ये कहता है कि जितने भी ये बीटा एफ आई हैं, यानी उन सभी रेडियस में मैक्सिमम रेडियस हमने देख ली कि कौन सी रेडियस मैक्सिमम रहेगी, यानी सुप्रीमम रहेगी। तो अब ये जो सुप्रीमम रेडियस आई है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मान लिया कि ये बीटा एफ है, ये एफ के लिए सुप्रीमम रही। क्लियर हुई बात, ये सुप्रीमम किसके लिए रहेगी, एफ के लिए। यदि हमने एफ की जगह पे कोई जी ले लिया तो कोई और बीटा जी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, बीटा एफ के लिए क्या रहेगी, बीटा एफ, जी के लिए क्या रहेगी, बीटा जी, एच के लिए क्या रहेगी, बीटा एच। तो इसका मतलब कि ये कहता है जैसे जैसे आप फंक्शन को चेंज करोगे वैसे ही इनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, क्योंकि एफ फाई में है, फाई क्या है, सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन, यानी एनालिटिक फंक्शन उस रीजन के ऊपर जितने भी एनालिटिक फंक्शन होंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे उन सभी का हम बीटा एफ निकाल लेंगे, और उन बीटा एफ में जो इन्फिमम वैल्यू आएगी, उन बीटा एफ में जो इन्फिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बी, और इसी बी को हम क्या बोलेंगे, ब्लोच कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर, इसी बी को हम क्या बोलेंगे, ब्लोच कांस्टेंट बोलेंगे। अब ये कहता है कि बाय ब्लोच थ्योरम बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/72 से। क्यों, क्योंकि हमने बी एफ क्या कर ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/72, और बी एफ का क्या है, इन्फिमम। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी ये बीटा एफ आएंगे, जितने भी ये बीटा एफ आएंगे वो सारे के सारे ग्रेटर देन किससे होंगे, 1/72 से ग्रेटर देन होंगे। हमने देख लिया कि 1/72 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे, यानी ये सारे के सारी वैल्यू 1/72 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। जब सभी हैं तो उनकी इन्फिमम भी क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ जाएगी, 1/72 से। अब ये कहता है कि यदि f को हम आइडेंटिटी फंक्शन ले लें, यदि f को आइडेंटिटी फंक्शन ले लें तो ये b क्या हो जाएगा, 1/72 से तो बड़ा है ही, लेकिन ये b किससे लेस देन हो जाएगा, 1 से। मतलब कि इसकी जो इन्फिमम वैल्यू आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकती है, या फिर 1 से भी कम होगी। क्लियर हुई इतनी बात, समझ आ गया। इसका मतलब कि b की वैल्यू हमें पता लग गई 1/72 और 1 के बीच में होगी। जो ये ब्लोच कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू 1/72 और 1 के बीच में होगी। फिर ये कहता है कि हाउएवर, फिर भी हाउएवर बेटर एस्टिमेट्स देन दीज वन नोन्स। ये कहता है कि फिर भी क्या किया गया, एक बेटर एस्टिमेट लगाया गया इसकी वैल्यू का, इसकी वैल्यू का एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना, कि जो ये b है वो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1/72 और 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे हमने क्या देखा, और नज़दीक आए, और b की नज़दीक वैल्यू ढूंढी हमने, कैसी, ये कहता है कि 0.43 और 0.47 इसके बीच में क्या करेगी, ये b लाई करेगा। क्लियर हुआ, इसके बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। मतलब कि इस ये जो इंटरवल था ये बड़ा इंटरवल था और ये क्या आ गया, छोटा इंटरवल। समझ आ गई बात, ये क्या आ गया, छोटा इंटरवल। तो ये कहता है कि इस इंटरवल को और छोटा किया गया तो बेटर एस्टिमेट हुआ ना। मान लिया कि किसी वैल्यू को तुमने सर्च करना है, एक तो मैं इंटरवल दूं कि 0 से लेकर के 1 के बीच में सर्च करो, एक मैं इस इंटरवल को बिल्कुल छोटा सा बता दूं कि इसके बीच में सर्च करो। इस पूरे बड़े इंटरवल में वैल्यू को सर्च करोगे, एक छोटे इंटरवल में वैल्यू को सर्च करोगे, तो इसमें आसान होगा ना। समझ आ गई बात है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये बेटर एस्टिमेट हुआ। फिर ये कहता है कि आल्दो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बीटा रिमेन अननोन, हालांकि फिर भी इसकी जो बी की एग्जैक्ट वैल्यू है वो अभी तक पता नहीं लगी है, अननोन है, अभी तक पता नहीं लगी है। फिर भी ये कहता है, फिर भी इसको गैस किया गया, गैस का मतलब कि अंदाज़ा लगाया गया कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है, कि गामा ऑफ 1/3, गामा ऑफ ये है 11/12 और अंडरूट 1 प्लस का √3 और गामा ऑफ 1/4। ये कहता है कि बी की वैल्यू एस्टिमेट, यानी सिर्फ ये गैस में है, प्रूफ अभी भी नहीं है इसका, ठीक है, कि बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये गैसेज में है, गेस्ट।
क्लियर। तो ये क्या था, ये था बेटा ब्लोच कांस्टेंट। उसके बाद है फाई बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन एनालिटिक ऑन ए रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ डिस्क। वही स्टेटमेंट कि फाई हमने क्या ले लिया, उन सभी फंक्शन का क्या ले लिया, एक एनालिटिक फंक्शन का सेट बना लिया फाई, जिन जो एनालिटिक हैं किस रीजन के अंदर, जिसके अंदर इस यूनिट डिस्क का क्या है, क्लोजर कंटेन है, और सेटिस्फाई द कंडीशन कि f0 इजकल टू 0, f'0 इजकल टू 0। अब ये कहता है कि फॉर ईच f, हर एक f फाई के अंदर डिफाइन कर लिया लैम्डा एफ, लैम्डा जैसे कि वहाँ पे बिटा एफ था ना, यहाँ पे क्या है लैम्डा एफ। बिटा एफ भी क्या था, सुप्रीमम वैल्यू थी, किसकी सुप्रीमम वैल्यू थी, आर की। क्लियर। और वो वाले आर जो एफ डी कंटेन्स ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, कि एफ डी किसको कंटेन करे, एक आर रेडियस को कंटेन करे। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें इसमें ये डिफरेंस है बेटा, इसमें जो डिस्क एस थी वो खुद डी के अंदर थी, एस डिस्क डी के अंदर थी, और एफ एस के अंदर वो डिस्क कंटेन थी, एफ एस के अंदर कंटेन थी। देखो यहाँ पे एफ एस के अंदर कंटेन है, यहाँ पे क्या है, इसमें खुद एफ डी के अंदर कंटेन होने वाली डिस्क है, इसमें एफ डी के अंदर, उस नेक्स्ट वाले में एफ डी के अंदर कंटेन होने वाली डिस्क है। देखो एफ डी के अंदर कंटेन होने वाली डिस्क है, तो जितनी भी डिस्क आर रेडियस की इसके अंदर कंटेन होंगी, जो सबसे बड़ी डिस्क होगी यानी उसका सबसे बड़ा क्या होगा, रेडियस होगा, तो उस रेडियस को क्या बोला गया है, लैम्डा एफ, यानी सुप्रीमम ऑफ आर, जिन आर की डिस्क इस एफ डी के अंदर क्या करें, कंटेन करें, उन सभी आर का क्या होगा, सुप्रीमम, और उसको क्या बोला गया, लैम्डा एफ। फिर उन लैम्डा एफ, यानी जैसे जैसे आप एफ यानी फंक्शन चेंज करोगे तो लैम्डा एफ जैसे पीछे चेंज किए थे वैसे चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे क्या है, बिटा एफ, यहाँ पे क्या थे, बिटा एफ, एफ बिलोंग्स टू फाई, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लैम्डा एफ, एफ बिलोंग्स टू फाई, और उनका क्या ले लेंगे, इन्फ्यूम, तो उसको क्या बोल लेंगे, लैंडलोज कांस्टेंट बोल लेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लैंडलोज कांस्टेंट बोल लेंगे। क्लियर। तो ये इस कांस्टेंट की डेफिनेशन थी। उसी नेक्स्ट में देखो बेटा, उसी नेक्स्ट में है कि एक रोलरी है कि एफ कोई भी एनालिटिक रीजन के अंदर दैट कंटेन्स द क्लोजर ऑफ दिस, देन दिस कंटेन ऑफ रेडियस ऑफ दिस। ये तुम कर लेना, छोटी सी है, इसका प्रूफ भी छोटा सा। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ जी बी ए ओपन कनेक्टेड सेट इन, लेट जी बी ए ओपन कनेक्टेड सेट इन फॉर ऑल, एक सेकेंड, ये कहता है कि जी कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट है, किसके अंदर, ये स्क्रिप्ट लैम्डा लिख रखा है ऐसे करके, इसका क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो आप, यहाँ पे ये ऐसे देखो, ये लिख रखा ना, और कॉम्प्लेक्स यानी सी लिख सकते हो। जी कोई सी के अंदर क्या है, ओपन कनेक्टेड सेट है, जी क्या है, सी के अंदर ओपन कनेक्टेड सेट है, और एफ क्या है, जी से लेकर के सी तक, जी से लेकर के सी का मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जी से लेकर के सी तक क्या है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, सच दैट, कैसा कि z इजकल टू क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ z फॉर ऑल z इन g। तो f इज द ब्रांच ऑफ लोगरिथम, f इज द ब्रांच ऑफ लोगरिथम, क्योंकि z क्या है, e की पावर में है बेटा, z क्या है, देखो z क्या है, e की पावर fz, तो ऑब्वियस सी बात है log ऑफ z इजकल टू क्या हो जाएगा, fz हो जाएगा। तो f क्या हुआ, लोगरिथम की क्या हुई, ब्रांच हुई, तो f क्या हुआ, लोगरिथम की क्या हुई, ब्रांच। तो z इजकल टू e की पावर, यदि f ऑफ z हो तो f को हम क्या बोलेंगे, लोगरिथम की क्या होगी, ब्रांच। क्लियर। f क्या है, कोई भी फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, जी से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, जी से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक। अब ये एक लेमा है, इस लेमा को हम आज करते हैं। क्या है इसके अंदर, ये कहता है कि जी कोई भी सिंपल कनेक्टेड रीजन है, जी क्या है, सिंपल कनेक्टेड रीजन है। सिंपल कनेक्टेड रीजन का क्या मतलब है, जिसके अंदर कोई भी होल ना हो। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी होल ना, सिंपल कनेक्टेड रीजन है। फिर ये कहते हैं कि सपोज दैट कि एफ बी ए एनालिटिक
फंक्शन ऑन जी, एफ कोई भी एनालिटिक फंक्शन है जी के ऊपर, डज नॉट अज्यूम द वैल्यू 1 एंड है बेटा, यहाँ पे एक तो ये करेक्शन करना कि एंड है। ये कहता है कि एफ की 0 और 1 वैल्यू को अज्यूम नहीं करता, यानी एफ की ना तो वैल्यू 0 आती कभी भी, ना 1 आती। समझ आ गई बात कि एफ एनालिटिक फंक्शन है जी के ऊपर, ये कहता है कि डज नॉट अज्यूम द वैल्यू 0 एंड 1, कि एफ जो फंक्शन है वो 0 और 1 वैल्यू को नहीं अज्यूम कर रहा, यानी उसकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं आएगी 1 भी नहीं आएगी। तो ये कहता है देन देयर इज एन एनालिटिक फंक्शन जी ऑन कैपिटल जी, कहता है कि यहाँ पे आपके पास एक स्मॉल जी, एक एनालिटिक फंक्शन स्मॉल जी कैपिटल जी के ऊपर मिलेगा, सच दैट कि एफ ऑफ कैपिटल जी की जो रेंज है, यानी एफ की जो रेंज है जी के ऊपर, वो रेंज किस टाइप की आएगी, स्मॉल जी के अंदर माइनस का एक्सपोनेंशियल आल्टा पाई कोस हाइपरबोलिक 2gz। क्लियर। तो जी की एफ के अंडर क्या रेंज होगी, ये वाली रेंज होगी। ठीक, अब देखो, तो हमें एक ऐसा जी फंक्शन डिफाइन करवाना है, एक ऐसा जी फंक्शन क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है, जो इस कंडीशन को पूरा करता हो। देखो, सिंस एफ नेवर वेनिसेज, एफ की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी तो वो कभी भी वेनिश नहीं होगा। तो ये कहता है कि यदि एफ कभी भी वेनिश नहीं होगा तो देयर इज ए ब्रांच ऑफ एल ऑफ लोगरिथम ऑफ जी जेड, क्योंकि लोग जी के ऊपर डिफाइन, 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होता ना, लोग 0 के ऊपर कभी भी डिफाइन नहीं होता, और f की वैल्यू कभी 0 आती नहीं। तो ये कहता है तो आपकी इसकी ब्रांच मिल सकती है, क्योंकि ये 0 तो कभी होनेगा, तो इसका ओनली दिस इज डिफाइंड। तो ये कहता है कि log f ऑफ z की l कोई भी ब्रांच मिल सकती है। l ब्रांच कब बोलते हैं, देखो ऊपर f इज द ब्रांच ऑफ लोगरिथम को हम कब बोलते थे, जब हम f ऑफ z को लोगरिथम ऑफ z में लिख सकें। क्लियर। तो इसका मतलब कि l को हमने इसकी ब्रांच बोला है, तो इसका मतलब कि e की पावर l इजकल टू f होगा, e की पावर l इजकल टू क्या होगा, f होगा। समझ आ गई बात। तो ये होगा, अब सपोज कर लिया कैपिटल f ऑफ z 1/2 पाई आटा l z, ऐसा सपोज कर लिया। अब ये कहता है कि वी क्लेम दैट कि कैपिटल f डज नॉट अज्यूम एनी इंटीजर वैल्यू, कि कैपिटल f की कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। हम क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए उल्टा मान के चल पड़े कि मान ले कि f की कोई ना कोई वैल्यू इंटीजर आ जाती है, तो f की कोई ना कोई वैल्यू इंटीजर आएगी तो किसी पॉइंट पे तो होगी। मान ले कि किसी a पॉइंट पे f की n इंटीजर वैल्यू आ गई, तो कंट्राडिक्शन से करवाएंगे ना इसको प्रूफ। तो f ऑफ a की इंटीजर वैल्यू आ गई, अगर f ऑफ a की इंटीजर वैल्यू आ गई तो स्मॉल f ऑफ a क्या था बेटा, स्मॉल f ऑफ a e की पावर, देखो e की पावर l था ना, e की पावर l, ठीक है। तो एल जेड को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल जेड इजकल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पाई आयटा कैपिटल एफ जेड। क्लियर। तो यहाँ से एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, देखो एफ ऑफ ए इजकल टू ई की पावर एल ऑफ ए, इजकल टू ई की पावर एल ऑफ ए। अब एल ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 2 पाई आयटा एफ ऑफ ए आ गई। एफ ऑफ ए क्या है, एन है। अगर एफ ऑफ ए एन हुआ तो ई की पावर 2n पाई आयटा, 2n पाई आयटा, ऐसे रीड करो इसको, 2n पाई आयटा एक्सपोनेंशियल की ई की पावर 2n पाई आयटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में ही लिख रखा है कि एफ फंक्शन एनालिटिक ऐसा है जो न तो 0 को ले रहा न ही 1 को ले रहा, तो स्टेटमेंट में है, तो देयरफॉर इट इज ए कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आए, क्योंकि एफ ऑफ ए को हमने कोई इंटीजर वैल्यू दी, तो इसका मतलब कि एफ की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। तो एफ की जब इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी तो ये कहता है कि एफ की फिर तो 0 और 1 भी नहीं आएगी, एफ की फिर कौन सी नहीं आएगी, न तो 0 आएगी और न ही 1 आएगी। क्लियर हो गया। तो ये कहता है कि देन एच ऑफ जेड हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइंड कर लेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइंड एच जेड, हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइंड कर लिया। ओके। अब ये कहता है कि एच जेड भी कभी 0 नहीं होगा फॉर एनी जेड, एच जेड कभी 0 नहीं होगा क्योंकि एफ जेड 0 नहीं है, एफ जेड न तो 0 है और न ही 1 है। समझ आ गया। यदि एफ जेड 1 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू कभी क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी फॉर एनी जेड, शो दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइंड ए ब्रांच ऑफ जी। यदि एच जेड कभी भी 0 नहीं आएगा तो हमें एक ब्रांच जी की एक ब्रांच जी मिल जाएगी लोगरिथम ऑफ एच की। लोगरिथम ऑफ एच की जी अगर ब्रांच है तो इसका मतलब कि ए की पावर जी को हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। क्लियर।
तो हमें लोगरिथम एच की ब्रांच मिल जाएगी जी। तो इसका मतलब कि जी को हम लोगरिथम ऑफ एच में लिख सकते हैं। तो ई इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो ई की पावर जी इजकल टू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस हाइपरबोलिक 2g+1 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे है कोस हाइपरबोलिक 2gz। क्लियर, कोस हाइपरबोलिक 2gz। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस हाइपरबोलिक 2g+1 ले लिया साथ में। कोस हाइपरबोलिक में को एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम ले करके ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ई की पावर जी क्या है बेटा, देखो ध्यान से एच, और ई की पावर माइनस का जी क्या रहा, ई की पावर माइनस का जी मतलब कि 1 में, तो 1 में एच रहा। अब उसके बाद एच प्लस 1/h इसको ऐड करेंगे, ऐड करके फिर स्क्वायर करेंगे। देखो ऐड करो पहले, तो ये रहा h और 1/h। एक मिनट को देखो बेटा, h की वैल्यू क्या है आपके पास, √f माइनस का √f माइनस का 1 ये है। अब हमें 1/h लेके आना है, तो 1/√f माइनस का √f माइनस का 1 रैशनलाइजेशन कर दो। √f प्लस का √f माइनस का 1 डिवाइड बाय √f प्लस का √f माइनस का 1 हो गया। ऊपर क्या आ गया, √f प्लस का √f माइनस का 1, a माइनस का b, a प्लस का b, तो क्या हो जाएगा, f माइनस का f प्लस का 1, इस तरह कैंसिल हो गया। तो √f प्लस का √f माइनस का 1, ये वैल्यू आ गई 1/h की, ये वैल्यू थी h की, ये वैल्यू आ गई 1/h की। अब h प्लस का 1/h अगर हम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2√f बन जाएगा। अब स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4f। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो देखो h प्लस 1/h का होल स्क्वायर 4f अभी हमने निकाल लिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2f। तो 2f की अगर हम वैल्यू पीछे से निकालें तो कितनी आ जाएगी, l/2π आ जाएगी। अब l/2π आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस हाइपरबोलिक 2g प्लस का 1 की। अब पाई आयटा को हम इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो पाई आयटा इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ऐसा आ जाएगा। देखो पाई आयटा की मल्टीप्लाई अगर इससे आएगी तो पाई आयटा किससे मल्टीपल होगा, कोस हाइपरबोलिक से, और पाई आयटा 1 से मल्टीपल होगा, तो ये लिखा गया। क्लियर। f क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑफ l, एक्सपोनेंशियल ऑफ l की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दी। e की पावर ये अलग और e की पावर ये अलग। क्लियर। अब e की पावर पाई आयटा क्या होता है, e की पावर पाई आयटा होता है माइनस का 1, तो इसकी जगह पे माइनस का 1 लिखा गया, ये लिखा गया और ये लिखा गया एच इट इज, और यही हमने प्रूव करना था। समझ आ गया, ये हो गया। उसके बाद देखो ये है बेटा लेमा सेकंड, ये कल करेंगे।